प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रन फॉर MPPSC पर। आज हम लेकर आए हैं संविधान का भाग 1। इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या वर्णित किया गया। पहला पार्ट देखते हैं। इसमें भारत राज्यों का संघ है, जिसमें संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें देखते हैं पहला अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 1.1 में देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा पॉइंट है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तीसरा है भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 संविधान का क्या कहता है। अनुच्छेद 2 में हम पढ़ते हैं, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अर्थात भारत की संसद को नए राज्य के प्रवेश और उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तीसरा अनुच्छेद इसमें देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों के परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अर्थात नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन और नामों में परिवर्तन संसद विधि निर्माण के द्वारा कर सकती है। मतलब संसद कोई विधि बनाएगी तभी नाम परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं भारत के संविधान के प्रमुख भाग। भारत के संविधान के 22 भाग कौन कौन से हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो भाग 1 जो है वह संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। भाग 2 नागरिकता, इसमें 5 से 11 तक के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। भाग 3 नागरिकता, इसमें 12 से 35 तक के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक के सभी अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं। भाग 4 का जिसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन है और ये अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। भाग 5 जिसमें संघ है और इसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 राज्य और इसमें इसका अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 7 पहली अनुसूची में भाग खा के राज्य, मतलब पहली अनुसूची में अब इसे निरसित कर दिया गया है अनुच्छेद 238 को। भाग जो 7 है वो निरसित हो गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक के अनुच्छेद इसमें सम्मिलित हैं। भाग 9 पंचायतें और इसमें 243 का से अणा तक के सभी अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं। अब देखते हैं भाग 9 का, इसमें नगर पालिकाएँ सम्मिलित की गए हैं जिनका अनुच्छेद 243 ता से 243 या 6 तक वर्णन किया गया है। अगला है इसमें भाग 9 खा सहकारी समितियां और इसका वर्णन 243 अनुच्छेद में या जा से या ना तक किया गया है। फिर देखते हैं भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, इनका वर्णन अनुच्छेद 244 का में किया गया है। फिर भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो इसका वर्णन किया गया 245 263 तक के अनुच्छेदों में। फिर भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, इन सभी का वर्णन अनुच्छेद 264 से 300 का तक किया गया है। फिर भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसका वर्णन अनुच्छेद 301 से 307 तक के अंदर किया गया है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णन किया गया है। 14 का अधिकरण है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 323 का से 323 खा में वर्णन किया गया है। भाग 15 निर्वाचन के बारे में, इसका
जो वर्णन है अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 330 से 342 तक किया गया है। भाग 17 राजभाषा, राजभाषा 343 से 351 तक अनुच्छेद में वर्णित की गई। भाग 18 आपात उपबंध, और इसका वर्णन 352 से 360 तक के अनुच्छेदों में किया गया। भाग 19 प्रकीर्ण है, और इसमें इसका वर्णन अनुच्छेद 361 से 367 तक किया गया है। भाग 20 संविधान संशोधन, और इसमें 368 का वर्णन है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392 तक के अनुच्छेदों में इस भाग का वर्णन है। 22 नंबर भाग जो है इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये अनुच्छेद 393 से 395 तक वर्णित है। चलिए दोस्तों, अभी हमने यहाँ पास संविधान के सभी भागों के बारे में पढ़ा और वह किन अनुच्छेदों में वर्णन है उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं है, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। अब आगे देखते हैं। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया, और इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। मतलब धर आयोग ने भी, जो एक संवैधानिक आयोग बना और राज्यों के पुनर्गठन के लिए, उसने भी इसको कैंसिल कर दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने भी, जो कांग्रेस की कार्य समिति ने एक कमेटी बनाई, उसने भी, इस समिति ने भी इसको अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल और सीतारामैया समिति, जिसको जेवीपी समिति कहा गया, की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया, और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो गई। रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। मतलब भाषाई आधार पर प्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो वह था आंध्र प्रदेश, और इसका गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर थे। इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी बनाम चंद्रनगर केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। अगला देखते हैं। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एवं दीव
की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य व 8 राज्य संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग समय पर कौन कौन से राज्यों की स्थापना कब की गई, उसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नए राज्यों का गठन और उनका वर्ष। तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। दूसरा राज्य था महाराष्ट्र, 1 मई 1960। गुजरात 1 मई 1960। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मेघालय 21 जनवरी 1972। मणिपुर 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। सिक्किम 26 अप्रैल 1975। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 25वां राज्य बना 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 27वां राज्य बना 9 नवंबर 2000। झारखंड 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000। और तेलंगाना 29वां राज्य बना था 2 जून 2014। परंतु जम्मू कश्मीर के बारे में 2019 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दे दिया गया। इस कारण अब हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए छात्रों, अब हम क्षेत्रीय परिषदों के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। मतलब जो मनोनीत राष्ट्रपति या गृह मंत्री जिसे मनोनीत करेंगे वह केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। मतलब जिन राज्यों के क्षेत्रीय परिषद होंगे उनके सभी मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होंगे, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 में के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये सांविधिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। पहला देखते हैं इसमें कौन सी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसमें कौन कौन से राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य और चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। जम्मू कश्मीर भी अब यूटी हो गया है, यूटी। अब इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषदें जो हैं उनमें कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है एवं छत्तीसगढ़ है। उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ है इनमें। अब पूर्वी क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं। इनमें कौन कौन से राज्य हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। चौथी जो क्षेत्रीय परिषद है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसमें कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र शामिल किए गए हैं। पांचवा इसमें है दक्षिणी क्षेत्र परिषद। तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु राज्य है एवं पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। अब पूर्वोत्तर राज्य परिषद। तो पूर्वोत्तर परिषद क्या है। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम
1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों को इसमें सम्मिलित किया गया। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के रहते हैं। मतलब इसका अलग से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को सम्मिलित किया गया है। अब देख लेते हैं भारत में जो गठित क्षेत्रीय परिषद है उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय जो है वो चेन्नई में है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा भाग 1 समाप्त होता है संविधान का। अब हम देखते हैं भाग 2, भारतीय नागरिकता। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद इसमें क्या है? राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे, मतलब इनको नहीं गिना जाएगा। दूसरा है इसमें वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। मतलब जो कोई व्यक्ति यदि बाहर भी भारत का हो और 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जिसके माता पिता उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अब इसमें स्पेशल नोट क्या लिखा हुआ है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। मतलब माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। तीसरा इसमें पॉइंट है देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। मतलब भारत सरकार या देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा इसमें पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें कौन कौन से लोग आएंगे उनको देखते हैं। पहले ए नंबर में है वे व्यक्ति जो कि पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो। मतलब पंजीकरण के लिए जो आवेदन दे उसके 6 माह पहले से वह भारत में रह रहा हो। दूसरा है वे भारतीय जो अविभाज्य भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। तो वे भारतीय जो भारत के विभाजन से पहले भारत के किसी देश में निवास कर रहे हों वो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। चौथा है इसमें भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। पांचवा इसमें राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, पांचवा इसमें देखते हैं भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यदि किसी नए भूभाग में भारत में शामिल किया जाता है मतलब यदि किसी भूभाग को या किसी भी देश को या किसी भी भूभाग को भारत के राज्य क्षेत्र में मतलब भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसमें सभी निवासी उसके जो हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, उनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारत की नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्नलिखित संशोधन किए गए। तो 1986 में क्या क्या संशोधन किए गए उनको देखते हैं। तो इसमें पहला संशोधन में पहला पॉइंट है अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। मतलब माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तभी उस जन्मे बच्चे को
भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। दूसरा है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह है 6 माह की थी, मतलब 6 माह पंजीकरण से पहले 6 माह तक वो भारत में रहा हो, अब उसको 5 वर्ष तक कर दिया गया, मतलब 5 वर्ष तक वो भारत में लगातार रहे और उसके बाद उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। मतलब देशीकरण द्वारा तब नागरिकता प्रदान की जाएगी जब कम से कम 10 वर्ष तक आप भारत में रहें। पहले यह अवधि 5 वर्ष की थी। नागरिकता संशोधन नियम 1986 में जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों में यह लागू होता है। फिर अगला इसमें पॉइंट देखते हैं, भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, नागरिकता का परित्याग कर देने से, मतलब हम अपनी नागरिकता स्वतः ही छोड़ देते हैं तो हमारी नागरिकता भारतीय नागरिकता से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, मतलब किसी अन्य देश की नागरिकता यदि हम स्वीकार कर लेंगे तो अपने आप स्वतः ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा इसमें है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, मतलब यदि सरकार किसी को जानती है कि कोई व्यक्ति किसी विदेशी से मिला हुआ है या किसी युद्ध में विदेशी की सहायता करता है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन लेगी। धारा 370 हटने से पूर्व ये सब प्रावधान जो किए गए थे ये जम्मू कश्मीर के लिए किए गए थे, पर धारा 370 हटने के बाद ये सभी प्रावधान रद्द कर दिए गए हैं। अब सभी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में भी जाकर रहने और वहाँ ज़मीन खरीदने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर और भारत की नागरिकता अलग अलग नहीं होगी, अब केवल एक ही दोहरी नागरिकता को जम्मू कश्मीर राज्य से हटा दी गई क्योंकि धारा 370 अब हट चुकी है। चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं भाग 3 के साथ, जिसमें मौलिक अधिकार और भाग 4 मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और 4A जो है मौलिक कर्तव्य। तो कल हम पढ़ेंगे भाग 3, भाग 4 और 4 का। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग खुश रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद।